नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल जतिन केयर क्लासेस पर। दोस्तों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं आगे भी आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे। तो आज हम यहाँ पे दोस्तों एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत आता है, जिसका नाम है भारतीय संसद। संसद दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पे भारतीय संसद से संबंधित। यदि हम कोई भी एग्जाम देते हैं, हम यूकेपीएससी का एग्जाम देते हैं, आरओ का एग्जाम देते हैं, आरओ का एग्जाम देते हैं और यूके ट्रिपल एससी या अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं, तो उसमें संसद से संबंधित काफी प्रश्न रहते हैं। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक देखिए, तो आपके जितने भी डाउट भारतीय संसद से संबंधित हैं, मैं उनको दूर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि संसद क्या है। संसद से तात्पर्य, जैसा कि हमारे देश में भारतीय संसदात्मक कार्य प्रणाली को शुरू किया गया है और इस कार्य प्रणाली में संसद ही सर्वोच्च होती है। इस कार्य प्रणाली में संसद ही सर्वोच्च होती है और संसद को भारत में विधायिका अर्थात व्यवस्थापिका के नाम से जाना जाता है। व्यवस्थापिका से तात्पर्य होता है कि देश में बनाई जाने वाली व्यवस्थाएं। देश में जितनी भी व्यवस्थाएं बनती हैं, हमारे देश में जितने भी रूल रेगुलेशन बनते हैं, जिनको लोगों के द्वारा हमारे द्वारा फॉलो किया जाता है, ये सारे रूल रेगुलेशन हमारे देश में संसद में बनते हैं। और हमने भारतीय संविधान में संसदात्मक कार्य प्रणाली, पार्लियामेंटेटिव सिस्टम, इसे ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है और ब्रिटेन की संसद को समस्त देशों की संसदों की जननी के नाम से जाना जाता है। अर्थात सबसे पहले संसद की जो उत्पत्ति हुई थी वो ब्रिटेन में हुई थी और ब्रिटेन की संसद को पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक देश की अपनी अलग अलग संसदें, प्रत्येक देश की अपनी अपनी संसदें होती हैं और इनमें हमारे देश की जो संसद है उसका नाम है पार्लियामेंट कहते हैं हम इसको अंग्रेजी में, और हिंदी भाषा में हम इसको कहते हैं संसद। हिंदी भाषा में हम इसको कहते हैं संसद। और ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, इन तीन देशों की संसदों का नाम है पार्लियामेंट। और जैसे जापान की संसद है, जापान की संसद का नाम है डाइट। ऐसे अलग अलग देशों की अलग अलग अपनी संसदें होती हैं और जहां पे प्राय नियम और कानून ही बनाए जाते हैं। अब हम यहां पर देखेंगे भारतीय संसद किन चीजों से बनकर भारतीय संसद पूरी होती है और किन चीजों से बनकर भारतीय संसद आगे को चलती है। तो इसी क्रम को हम आगे शुरू करते हुए यहाँ पे संसद के जो हमारे यहाँ अंग होते हैं, पार्ट ऑफ संसद, ये प्राय संसद के जो अंग हैं ये तीन होते हैं। इनमें राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और फिर दूसरा हमारे यहाँ जो होता है वो राज्यसभा होती है और तीसरी हमारे यहाँ जो होती है उसको कहते हैं हम लोकसभा। अर्थात संसद के कुल अंग होते हैं तीन। संसद के कुल अंग होते हैं तीन, जिनमें लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी पेपर में कि भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं करके। भारतीय संसद के कुल तीन अंग होते हैं, लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। और भारतीय संसद के कुल सदन कितने होते हैं पूछेगा। सदन होते हैं दो। सदन होते हैं कितने? दो, लोकसभा और राज्यसभा। और अंग होते हैं संसद के तीन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों को मिलकर प्राय हमारे देश की संसद यहां पर बनती है। दोस्तों, जैसा कि हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में और ये हमने पार्लियामेंटेटिव सिस्टम ब्रिटेन से लिया है। ब्रिटेन में भी ऐसा ही होता है। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन है। ब्रिटेन में लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन के नाम से जाना जाता है और राज्यसभा को यहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है। अब ये मैं आगे को आपको बताऊंगा कि लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन और राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्यों कहते हैं। और हमारे देश में प्रारंभ में लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता था। हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता था। मई 1954 में 1954 में भारतीय संसद का नाम लोकसभा पड़ा था और इसी के चलते चलते राज्यसभा जो हमारे संसद का एक सदन है, इसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था। और काउंसिल ऑफ स्टेट जो यहाँ पे हुआ करती थी, ये अगस्त 1954 से, अगस्त 1954 से काउंसिल ऑफ स्टेट को
राज्यसभा का नाम दिया गया था। राज्यसभा का नाम दिया गया था और ये हमारे संसद के विभिन्न अंग हैं और ये प्रणाली हमने एक्सेप्ट कर रखी है ब्रिटेन के संविधान से और ब्रिटेन में भी ऐसा ही होता है। हमारा देश राष्ट्रपति हमारे देश में जनता के द्वारा चुना जाता है और जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और हमारे देश में ऐसा कोई भी टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि राष्ट्रपति की समयावधि कितनी होगी। हमारे देश में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है और कोई भी व्यक्ति 1 से अधिक बार 2 बार और 2 से अधिक 3 बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। और ऐसा अन्य देशों में, दूसरे देशों में अलग अलग प्रणाली होती है। जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है और अमेरिका के राष्ट्रपति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। जैसा कि अमेरिका के 44वें नंबर के राष्ट्रपति बराक ओबामा थे, ये केवल 2 बार राष्ट्रपति बने थे और फिर तीसरी बार ये राष्ट्रपति नहीं बन सकते अमेरिका में। और स्विट्जरलैंड कंट्री है, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल मात्र 1 वर्ष का होता है, अर्थात स्विट्जरलैंड में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति क्या होते हैं, बदलते हैं। तो हमारे देश में राष्ट्रपति आनुवंशिक नहीं होता, जेनेटिकली नहीं होता। हमारे देश में राष्ट्रपति इलेक्ट बाय पीपल अर्थात लोगों के द्वारा चुना जाता है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता। ब्रिटेन की जो रानी होती है वही ब्रिटेन की राष्ट्राध्यक्ष होती है और उसी की फैमिली से रिलेटेड लोग आगे को ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। और ब्रिटिश रानी के निवास स्थान को कहते हैं बकिंगम पैलेस। बकिंगम पैलेस ब्रिटिश राष्ट्रपति का निवास स्थान है, ब्रिटेन के राष्ट्रपति यहीं निवास करते हैं। अब दोस्तों हम आगे को आएंगे। यहाँ पे संसदात्मक जो हम कार्य प्रणाली देख रहे हैं, इसको अगर आप नोट करना चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ बहुत चीजें एज कर रहा हूं। इसका जो अंग है लोकसभा, लोकसभा में कोई भी व्यक्ति यहां जाते हैं, उनको जनता चुनती है, तब इसको हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है। और हाउस ऑफ कॉमन मींस यहां जो भी चुनकर जाएगा ही मे बी अ कॉमन मैन। वह क्या हो सकता है, कॉमन मैन हो सकता है, कॉमन कोई भी कॉमन व्यक्ति हो सकता है जो भारतीय संसद में लोकसभा का में जा सकता है। तो लोकसभा तो ये है। और राष्ट्रपति, राष्ट्रपति हमारे देश में आर्टिकल 52 से लेके राष्ट्रपति का से संबंधित जो भी व्यवस्थाएं मिलती हैं वो आर्टिकल 52 से आगे को मिलती हैं। हमारे देश में राष्ट्रपति वह व्यक्ति बन सकता है जो अपनी 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। हमारे देश में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए उस व्यक्ति को 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी होनी आवश्यक है और लोकसभा का जो भी सदस्य बनेगा उस व्यक्ति को 25 वर्ष की आयु यहाँ पे उसने अपनी पूर्ण कर चुकी होनी चाहिए। तो वह व्यक्ति, ये नंबर फर्स्ट क्राइटेरिया है, तब वो लोकसभा या राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो इसी प्रकार से राज्यसभा का जो भी मेंबर होगा वो 30 वर्ष की आयु पूर्ण करेगा, तब वो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि लोकसभा में कितने वर्ष से ऊपर व्यक्ति जा सकते हैं या राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है और यहाँ पे राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है। यहाँ लोकसभा में 25 साल, राष्ट्रपति के लिए 35 साल और राज्यसभा सदस्य के लिए 30 साल। दोस्तों मैं आपको इसमें एक चीज बताना चाहूंगा। तो इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79, आर्टिकल 79 में ये कहा गया है कि भारत में एक संसद होगी। अभी मैं आपको आगे के जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको पूरी भारतीय राज्य व्यवस्था, पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि अनुच्छेद क्या होते हैं, अनुसूचियां क्या होती हैं, भारतीय संविधान क्या होता है और कैसे ये बना था और कैसे ये कार्य करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आर्टिकल 79 में भारतीय संसद का उल्लेख मिलता है, जिसमें ये कहा गया है कि भारत की एक संसद होगी और किस तरीके से ये अपना कार्य करेगी और कैसे संसद कार्य करती है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे अनुच्छेद 80 में ये कहा गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 80 में ये कहा गया है कि भारत में एक राज्यसभा होगी और राज्यसभा का उल्लेख पूछेगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। राज्यसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत मिलता है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो लोकसभा है भारत में, इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 81 में। आर्टिकल 79 में संसद मिलती है और आर्टिकल 80 में राज्यसभा मिलती है और आर्टिकल 81 में लोकसभा का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे इस बारे में चर्चा करते हैं कि जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, जिनको हम सांसद कहते हैं, जिनको हम एमपी कहते हैं। एमपी मीन्स होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हमारे संसद के
मेंबर, सदस्य, संसद के सदस्य, जैसा कि यहाँ पे ये कहा गया है कि लोकसभा का कोई भी व्यक्ति सदस्य बन सकता है जिसकी आयु 25 साल होगी। राष्ट्रपति 35 साल में राष्ट्रपति बनेगा और 30 साल कंप्लीट करने के बाद कोई भी व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य होगा। अब इसको तो बोला जाता है हमारे यहाँ हाउस ऑफ कॉमन, कोई भी कॉमन व्यक्ति यहां जा सकता है। ब्रिटेन में इसको कहा जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, अर्थात हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के क्लॉज फर्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के भाग 1 में कहा गया है कि राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा में 12 सदस्यों को चुनेंगे। अब वो 12 सदस्य कौन होंगे? ये 12 सदस्य ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो किसी न किसी क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की होगी, जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में जिन्होंने ख्याति प्राप्त की होगी, वो व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन सकता है और वो राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाएगा। दैट मेंबर विल बी अपॉइंटमेंट बाय इंडियन प्रेसिडेंट इन द सेक्शन ऑफ इंडियन आर्टिकल 80 क्लॉज फर्स्ट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के फर्स्ट के तहत राज्यसभा का सदस्य राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में भेजते हैं और ये प्रणाली भारत में ली गई है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से ये प्रणाली भारत में भेजी है। राष्ट्रपति इनको राज्यसभा में इसलिए मनोनीत करते हैं क्योंकि इन्होंने अपने क्षेत्र में काफी ज्यादा ख्याति प्राप्त की हुई है और ये भारतीय संसद में उस ख्याति का कुछ ना कुछ प्रस्तुत करेंगे तो जो देश के हित में काम आएगी। तो ये पूछेगा राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य अपॉइंट करते हैं, कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? 12 सदस्य करते हैं। यह व्यवस्था प्राय कहां से ली गई है? यह आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे राज्यसभा के जो भी सदस्य होते हैं और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य भारत में कुल सदस्य हो सकते हैं कितने? 250। राज्यसभा में भारत के कुल सदस्य हो सकते हैं 250, जिसमें से 238 238 ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति महोदय यहाँ पे अपॉइंटमेंट करते हैं, अपॉइंटमेंट या मनोनीत करते हैं, जिसके साथ साथ इनकी संख्या हो जाती है कितनी? 250, जिनके साथ साथ इनकी संख्या 250 हो जाती है। और राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल प्रायः 6 वर्ष का होता है। और इसी में ये व्यवस्था भी बनाई गई है कि जो भारत में राज्यसभा होती है ना, भारत की जो राज्यसभा होती है, भारत में राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है। भारत में राज्यसभा को संसद का उच्च सदन और द्वितीय सदन कहा जाता है और इसी को भारतीय संसद का स्थायी सदन भी कहा जाता है। स्थायी मीन्स होता है परमानेंट। इट इज अ परमानेंट सेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती है। ये भंग इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इसके 1/3 मेंबर 1/3 सदस्य 2 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। इसके 1/3 सदस्य 2 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त होते हैं, रिटायरमेंट होते हैं। 2 वर्ष होंगे, 1/3 मेंबर राज्यसभा के रिटायर होंगे, 1/3 सदस्य दोबारा से संसद में राज्यसभा में आएंगे। तो अर्थात कहने का ये मतलब है राज्यसभा कभी खाली नहीं होती, इसलिए कहा जाता है इसको स्थायी परमानेंट सेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, राज्यसभा को। ठीक है, और उच्च सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटमेंट किए जाते हैं और ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं जो किसी क्षेत्र में ख्याति प्राप्त होते हैं। ठीक है, और द्वितीय सदन इसलिए कहा जाता है राज्यसभा को क्योंकि प्रथम सदन किसको कहा जाता है? लोकसभा को। प्रथम सदन लोकसभा को इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में लोकतंत्र में हमारी जनता जनार्दन है, लोकतंत्र में हमारी जनता जनार्दन है और जनता ही सब कुछ है यहाँ पे, क्योंकि इसके जो सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा यहाँ चयनित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लोकसभा से संबंधित अब हम चर्चा करेंगे। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए और किसी भी व्यक्ति की आयु 25 साल खत्म हो गए हैं वो लोकसभा का एमपी बन सकता है या लोकसभा के एमपी के लिए सोच सकता है। ठीक है, इसको भारतीय संसद का निम्न सदन कहा जाता है।
निम्न सदन कहा जाता है। इसको भारतीय संसद का प्रथम सदन कहा जाता है। प्रथम सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जनता के द्वारा यहाँ पे व्यक्ति चुनकर आते हैं। और ये भारतीय संसद का कैसा सदन है? अस्थाई सदन है। अस्थाई मीन्स टेम्परेरी, अस्थाई सदन है। और इसको हम अस्थाई सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि राज्यसभा, लोकसभा अपने कार्यकाल से पूर्व भी यहाँ पे भंग हो सकती है। ऐसा भारत में हुआ भी है, काफी बार हुआ है। जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी रंजू देसाई की सरकार, वो गिरी थी 5 सालों से पूर्व, अर्थात अपने निर्धारित समय से पूर्व। अटल जी की सरकार थी, वो भी गिरी थी अपने निर्धारित समय से पूर्व। तो इसी को कहते हैं अस्थाई सदन। अस्थाई मीन्स ये 5 साल, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। जैसा कि मैंने यहाँ राज्यसभा में बताया था 6 वर्ष होता है, यहाँ 5 वर्ष होता है। और ये लगातार 6 वर्षों तक चलेगी राज्यसभा, और लोकसभा बीच में 5 वर्षों के बीच में भी कभी भंग हो सकती है, समाप्त हो सकती है। दोबारा से लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं हमारे देश में। और अभी हमारे देश में जो लोकसभा चल रही है, वो लोकसभा चल रही है, उस लोकसभा का कार्यकाल है 17वीं लोकसभा। उस लोकसभा का कार्यकाल है 17वीं लोकसभा भारत में चल रही है। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, ठीक है। और हमारे देश में जो भी प्रधानमंत्री बनते हैं, वो या तो लोकसभा के सदस्य होने आवश्यक ही है, या राज्यसभा के सदस्य होने आवश्यक ही है। और प्रधानमंत्री हमने किसी को बनाया, वो संसद का सदस्य होना बहुत आवश्यक। हम बनाएंगे कैसे? लोकसभा के बहुमत दल का नेता ही भारत में क्या कहलाता है? प्रधानमंत्री कहलाता है। अभी किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया और वो संसद में लोकसभा का भी सदस्य नहीं है, राज्यसभा का भी सदस्य नहीं है, तो फिर लोकसभा के कोई सदस्य या तो अपनी सीट छोड़ेंगे, या राज्यसभा के 1/3 सदस्य जब 2 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त होंगे, तो उस जगह से उसको राज्यसभा का सांसद बनाया जाएगा। या कोई लोकसभा का सांसद अपनी सीट छोड़ेगा, वहां पे उपचुनाव होंगे, फिर वह व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, फिर उसके बाद वो जब तक लोकसभा का कार्यकाल रहेगा तब तक वो भारत में प्रधानमंत्री रह सकता है। तो दोस्तों, मैं अब आपको ये बताऊंगा कि भारतीय संसद किस तरीके से कार्य करती है, ठीक है। हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 93 अनुच्छेद 93 में ये कहा गया है कि लोकसभा के सदस्य अपने में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चयन करेंगे। और वर्तमान में हमारी जो लोकसभा है, कौन सी है लोकसभा हमारी? 17वीं लोकसभा का जो कार्यकाल है 2019 से 2024 तक, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं ओम बिरला। और भारत में जो पहला लोकसभा बनी थी 1952 से 1957, 1952 से 1957 में, उस समय गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ये लोकसभा के सदस्यों में से एक अध्यक्ष चुना जाता है। और संसद में जब भी किसी विधेयक से संबंधित या संसद में जब कोई भी चर्चाएं होती हैं, तो उसकी पैरवी या उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो ऐसे ही हमारे देश में राज्यसभा की भी क्या होते हैं, एक राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं हम, वो है सभापति। राज्यसभा के अपने एक सभापति होते हैं और एक उपसभापति होते हैं, एक सभापति और दूसरे उपसभापति। और यहां तो लोकसभा के सदस्य ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुन रहे थे, लेकिन राज्यसभा में क्या होता है, जो सभापति होता है, ये राज्यसभा के सभापति को भारत में कहा जाता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत में जिस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली के कारण, मत प्रणाली के द्वारा, तो उसी तरीके से यहाँ पे उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। और भारत में उपराष्ट्रपति को किसी भी रूप से कोई वेतन और भत्ते नहीं दिए जाते हैं, बल्कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उन्हें राज्यसभा सभापति के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। जब कभी राज्यसभा चलेगी तो राज्यसभा में सभापति पैरवी करेंगे, सभापति कभी अनुपस्थित रहेंगे, तो उपसभापति यहाँ पे सभापति का कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे फिर क्या होता है कि हमारे देश में जो भी कानून बनने हैं, हमारे देश में जो भी कानून बनने हैं, वो सारे कानून हमारे संसद में बनते हैं। हमारे सारे कानून संसद में बनते हैं। जैसे भारत में जीएसटी आया, जैसे भारत में ट्रिपल तलाक आया, जैसे जम्मू कश्मीर से संबंधित आर्टिकल 370 भारतीय संविधान से हटाया गया, इन सभी कानूनों से संबंधित चर्चाएं भारतीय संसद में हुई थी। संसद के किसी भी एक सदन में कोई भी विधेयक लाया जा सकता है। पूछा जाता है कि
संसद के किस सदन में कोई विधेयक पहले ला सकते हैं, किसी भी सदन में कोई भी विधेयक आ सकता है कानून बनने के लिए। लोकसभा में आएगा, लोकसभा में वो बहुमत से पारित होगा, राज्यसभा में आए फिर वो राज्यसभा में जाएगा, यहां से राज्यसभा में पारित होगा, फिर उसको राष्ट्रपति महोदय हस्ताक्षर करेंगे और राष्ट्रपति महोदय अगर हस्ताक्षर करते हैं तो वो कानून जो कानून वो अधिनियम था वो हमेशा कानून में तब्दील हो जाएगा, कानून में बदल जाएगा, फिर हम उसका पालन करेंगे। दोस्तों यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई विधेयक लोकसभा से पारित हुआ, जैसे जीएसटी लोकसभा से पारित हो गया था, फिर राज्यसभा में वो लंबा समय लग गया था, लंबे समय से वो पारित ही नहीं हुआ था। तो यहाँ पे भारत में एक व्यवस्था और पाई गई है जो है जिसको हम कहते हैं संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। संयुक्त अधिवेशन भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 108 के तहत मिलता है। पूछेगा संयुक्त अधिवेशन मीन्स ज्वाइंट सेशन, दोनों संसद के सदन एक साथ संसद के एक कमरे में होंगे। तो ये उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 108 में ये व्यवस्था की गई है और 108 में ये व्यवस्था की गई है। तो पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश लोअर पीसीएस में पूछा गया था कि संसद में संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। संसद में संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है भारत के राष्ट्रपति महोदय। फिर मैं किसी पेपर में और क्वेश्चन देख रहा था कि राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 के भाग 4 के तहत लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। और दोस्तों संयुक्त अधिवेशन वैसे तो बुलाया जा सकता है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन जनरली इन्हीं परिस्थितियों में बुलाया जाता है जब कोई विधेयक कानून बनने के लिए संसद के एक सदन में जा रहा है और लंबे समय से उस विधेयक पर क्या हो गया गतिरोध उत्पन्न हो गया, तो संसद के किसी सदन में पारित ही नहीं हो रहा है, लंबा समय हो गया है। तो ऐसे में राष्ट्रपति महोदय क्या कर सकते हैं कि संसद के दोनों सदनों को एक साथ बुलाकर वहां पे संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं और संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से यहाँ पे राष्ट्रपति फिर उस विधेयक को पारित करते हैं। जीएसटी में ऐसा ही हुआ था। और हमारे देश में जो यहाँ पे मैं बता रहा था राज्यसभा जिसका उल्लेख अनुच्छेद 80 में मिलता है। और राज्यसभा में मैंने अभी आपको बताया था कुल सदस्य हो सकते हैं कितने, 250। इसमें 238 सदस्य राज्यों से और 12 सदस्य राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 80 के क्लॉज फर्स्ट के तहत यहाँ भेजते हैं। तो इसी प्रकार से लोकसभा के भी सदस्य अपने होते हैं। जब हमारी पहली लोकसभा थी उस समय भारत में लोकसभा के सदस्यों की संख्या बताई गई थी कितनी, 500। लेकिन अभी संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन एमेंडमेंट, संविधान संशोधन, भारतीय संविधान में एक व्याख्या की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन एमेंडमेंट मिलता है, अर्थात हम उसके माध्यम से अपने संविधान में संशोधन कर सकते हैं। और इस व्यवस्था को भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया था। तो इस प्रकार से संविधानों के संशोधन के माध्यम से अभी हमारे देश में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या हो गई है कितनी, 552 हमारे देश में लोकसभा के सदस्यों की संख्या हो गई है, जिसमें से 550 सदस्य तो राज्यों से चुनकर आते हैं और जो 2 सदस्य हैं इनको संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में भेजता है। तो जिसको कहा जाता है भारतीय समुदाय, एंग्लो इंडियन समुदाय के जो सदस्य होते हैं राष्ट्रपति आर्टिकल 331 के तहत उनको लोकसभा में यहाँ पे भेजते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा सदस्य हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश से चुनकर आते हैं। जो सदस्य उत्तर प्रदेश से चुनकर कुल आते हैं उनकी संख्या है 31। और फिर उसके बाद हमारे यहाँ महाराष्ट्र से चुनकर आते हैं जिनकी कुल संख्या है 19। तो पूछेगा भारत में राज्यसभा के सर्वाधिक सदस्य किस राज्य से चुनकर आते हैं, उत्तर प्रदेश से 31 और महाराष्ट्र से उसके बाद 19। तो ऐसे ही लोकसभा में भी होता है। लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या होती है 552, जिसमें से 550 राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं और 2 सदस्यों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा के लिए अपॉइंटमेंट करते हैं। तो यहाँ पे भारत में जो लोकसभा के सदस्यों की सर्वाधिक संख्या है वो सबसे ज्यादा यूपी से है। यूपी से यहाँ पे कुल
80 80 मेंबर जाते हैं, तब यही कारण होता है जब भी भारत में लोकसभा के चुनाव होते हैं। जब भी भारत में लोकसभा के चुनाव होते हैं तो कोई भी चुनावी दल होता है वो उत्तर प्रदेश में ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि वहां पे सीटें ज्यादा हैं और ज्यादा से ज्यादा लोकसभा के सदस्य उनके लोकसभा के लिए यूपी से चुनकर आ सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरे में यहां भी महाराष्ट्र में ही है, और महाराष्ट्र में सदस्य हैं कुल 48। तो दोस्तों ये देखा था हमने भारतीय संसद से संबंधित सारी व्यवस्थाएं। दोस्तों अगर आपको भारतीय संसद से संबंधित या किसी भी जनरल स्टडी से रिलेटेड कोई समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।